प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल परसों से बयानात दे रहे हैं कि बड़े करीब हैं, मैं पाकिस्तान जाना चाहूंगा, तो वो एक तरफ वो पोस्टरिंग भी दिखा रहे हैं पॉजिटिव कि मैं मैन ऑफ पीस हूं, और दूसरी तरफ अपनी डी एस्केलेशन का भी ऑर्डर नहीं करते और अपने एसेट्स को पुल बैक नहीं करते। तो आई थिंक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कैरेट एंड स्टिक वाला काम चल रहा है यहाँ पे, एक तरफ इंसेंटिव देते हैं, दूसरी तरफ प्रेशराइज करते हैं। तो ईरान ने भी यही, मुझे लगता है कि यही शुरू कर दिया। ये नहीं है कि वो बैक ऑफ करेंगे, लेकिन वो कैरेट एंड स्टिक वो भी कर रहे हैं कि एक तरफ हमने कल गुडविल जेस्चर दिया आपको कि स्टेट ऑफ हॉर्मस खोली है, क्योंकि हमें रेसिप्रोकेशन में नहीं वो मिला, तो हम एक काउंटर, एक किस्म का सख्ती दोबारा से आप कर रहे हैं। सर, आपने हुर्मस की पुरानी हालत का वापसी का मजा चखें, ये सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का स्टेटमेंट है, हमने खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। आपने हुर्मस जो है बंद होने से तजारती जहाज़ों की जो आमदोरफ्त है उसे मअतल किया गया। इसके अलावा फिर उसमें ऑयल टैंकर पर फायरिंग भी की गई, अमला महफूज रहा। मैरी टाइम अथॉरिटी जो है बरतानवी, उसने भी ये क्लेम किया है। ये यकदम हालात करवट बदल गए, क्या वजह देखते हैं चिश्ती साहब? बहुत शुक्रिया फाद साहब, आपने इनवाइट किया सर। पहले तो जाहिर है बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब हम सब पॉजिटिवली देख रहे थे कि कोई एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रही है दुनिया, एक अमन की तरफ जा रहा है खित्ता पूरे का पूरा, लेकिन ये इंसिडेंट हो जाना। लेकिन मैं अभी भी मायूस नहीं हूँ, ये पोस्टरिंग होती है। मैं तो ये कर रहा था कि जब स्टेट ऑफ हॉर्मोज कल खोलने का ऐलान किया ईरान ने, तो अमेरिका को भी एट अ गुडविल जेस्चर अपनी अनब्लॉक करना चाहिए था सारा। जाहिर है ये बहरी जहाज जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, ये फाइटर जहाज की तरह आप कम बैक नहीं करा सकते, उनके 15 मिनट में आके लैंड कर जाएंगे। ये बहुत स्लो स्पीड होते हैं ऑलमोस्ट, और कई दिन लग जाते हैं इनको एरिया क्लियर करते हुए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को मेरा ख्याल है एक गुडविल जेस्चर रेसिप्रोकेशन करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि उसमें ये होता कि ईरान का कंफर्ट लेवल बढ़ जाता। तो ये जो उन्होंने मैसेज दिया है ओवरऑल खित्ते के लिए बड़ा खतरनाक है। दूसरा एक और भी होता है, इसको मैं इसलिए ज्यादा इसको सीरियस उस तरह परेशानी से नहीं ले रहा। देखिए पोस्चरिंग होती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कल पोस्चरिंग की बुनियादी तौर पर, जब उन्होंने ये कहा कि हम अभी पुल बैक नहीं करेंगे, हमारे ठीक। एसेट डिप्लॉय रहेंगे, हम उस वक्त बुलाएंगे जब एग्रीमेंट हो जाएगा। तो ये नेगोशिएशन स्किल में पढ़ा या पढ़ाया जाता है कि आप अपनी पोस्चरिंग और अपनी कैपेबिलिटी को लोअर नहीं करते या गार्ड लोअर नहीं करते। ठीक। आप एक हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दुश्मन को दिए रखते हैं कि या तो तुम मुज़ाकरात करो, या ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं तुम्हारा मुकद्दर है, और ठीक। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक। तो ये आपने देखा होगा कि जंग शुरू होने से पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 1.5 महीना के करीब डिप्लॉयमेंट रखी, एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन आया, जॉर्ज फोर्ड बुलाया गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट बुनियादी तौर पर ईरानी लीडरशिप को ये बावर कराना चाह रहे थे कि जो तबाही है वो आपका मुकद्दर है, और अगर कोई रास्ते में रुका हुआ है तो वो मेरा फैसला है सिर्फ, जिसकी वजह से नहीं हो, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये उन्होंने पहले भी किया। फिर उसके बाद शायद उनको मिसकैलकुलेट किया, और उन्होंने देखा कि 40 दिन तक ईरान ने कम बैक किया, रेजिलियंस दिखाई। अब उनको लगता है कि 40 दिन बाद उन्होंने फिर कोई ना कोई दोबारा, जाहिर है ऐसी डिमांड्स ईरान से अप्रूवल करानी है इस एग्रीमेंट के लिए, जो ईरान के लिए शायद मुश्किल होंगी। और उसमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी है, एक है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल भी एक है, हिजबुल्लाह फैक्टर एक है कि लेबनान का क्या बनेगा। तो इस तरह के जब निगोसिएशन हो रही होती है तो बहुत फ्लूइड सिचुएशन होती है। तो आई थिंक उसी की काउंटर पोस्टरिंग में ईरान ने भी ऐसा कर दिया, ऑल्दो ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं समझता हूँ ये पोस्टरिंग में अल्लाह करे और दुआ हम ये करते हैं कि ये सिर्फ अपनी बात मनवाने की हद तक हो, फिजिकली उस तरफ माइंडसेट या वॉर की तरफ हम वापस ना ड्रॉ किए जाए। ठीक है। दूसरा चिश्ती साहब, जैसा ट्रंप कह रहे थे कि ईरान के पास कभी जोहरी हथियार नहीं होंगे और ईरान से डील के तहत रकम का तबादला भी नहीं किया जाएगा। एक्सियस कल से रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई इतनी अमाउंट हो सकती है जिसको डिस्कशन में लाया जा रहा है। लेकिन इसके जवाब में फिर इस्माइल बकाई साहब जो हैं तर्जुमान, ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान, उनका स्टेटमेंट बड़ा दो टोक आया है। उन्होंने एक तो उस दावे को मुस्तरद किया है, फिर उनका कहना है कि तेहरान ने अपनी एनरिच यूरेनियम जो है वो अमेरिका मुंतकिल करने की इजाज़त देने पर रजामंदी ज़ाहिर नहीं की, और जो एनरिच यूरेनियम है हमारे लिए ईरानी सरजमी की तरह वो मुकद्दस है, इसे कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। जो बात आप बेसिकली फरमा रहे थे कि जब इस लेवल के स्टेटमेंट्स ट्रंप साहब की जानिब से आए तो फिर इधर से भी ये जवाब आए, और आज फिर आपने हुर्मस जो है वो दोबारा बंद भी कर दी गई और उसकी वजूहात भी बताई गई कालीबाफ साहब ने डिटेल्ड एक ट्वीट करके। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली देखिए गेम ऑफ नर्व होती है फाद साहब। ये गेम ऑफ नर्व इस तरह होती है कि पहले डर के आंख कौन झपकता है, इसको हम ब्रिंकमैनशिप कहते हैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी के अंदर, कि जब आप खौफजदा होते हैं तो आंख पहले कौन झपकता है। तो एक दूसरे का दोनों नर्व, एक दूसरे का स्टेमिना, एक दूसरे की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहे होते हैं मुज़ाकरात के अंदर। उसी लिए आपने देखा कि लीवरेज मिलती है आपको। और फिर मैं दोबारा आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश कर देते हैं कि अमेरिका जिस पोस्चर के साथ आया था
इसलिए कि वो डिस्ट्रक्शन कर देगा, लीडरशिप एलिमिनेट कर देगा, सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा। वो नहीं हुआ 40 दिन में। तो नहीं हुआ और ईरान ने कम बैक किया, उसने जीसीसी के ममालिक को टारगेट किया, उसने एक प्रोहिबिटिव कास्ट इज़राइल पर इम्पोज़ की। तो ईरान को न्यू फाउंड रेलेवेंस, न्यू फाउंड एक बार्गेनिंग चिप जंग में भी मिली। ऑन टॉप ऑफ दैट उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया इतने दिनों से आपने देखा। तो ईरान को एक सेकंड लीवरेज मिली। तीसरी ईरान को ये लीवरेज मिली है कि जो उन्होंने कहा था आयतुल्लाह खामेनी जब शहीद हुए थे, तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि ये जंग हम तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे खित्ते में फैल जाएगी। वो भी कामयाबी से ईरान ने कर ली, यानी रीजनलाइज कर लिया। मैं सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, एथिक्स, मोरालिटी, डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। मैं सिर्फ वॉर स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। तो ठीक। वॉर स्ट्रैटेजी के अंदर वो डिप्लॉय कर पाए अगर सारे के सारे एरिया को बीच में सब टेंस चले गए, हॉस्टिलिटी बढ़ गई। नंबर 2 स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कंट्रोल कर लिया, फिर उन्होंने प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर दी इजराइल पर और नेबरिंग कंट्रीज पर, और सबसे बड़ा अपना स्टैमिना चेक करवा लिया। तो ये ईरान को अब पता लग गया है कि मेरे पास लीवरेज जो पावर है, वो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एस्टिमेट किया था कि नहीं है, तो अब बहुत अच्छी लीवरेज पावर है। तो अगर अभी देखा आपने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल परसों से बयान दे रहे हैं कि बड़े करीब हैं, मैं पाकिस्तान जाना चाहूंगा। तो वो एक तरफ वो पोस्टरिंग भी दिखा रहे हैं पॉजिटिव कि मैं मैन ऑफ पीस हूं, और दूसरी तरफ अपनी डी एस्केलेशन का भी ऑर्डर नहीं करते और अपने एसेट्स को पुल बैक नहीं करते। तो आई थिंक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कैरेट एंड स्टिक वाला काम चल रहा है यहाँ पे कि एक तरफ इंसेंटिव देते हैं, दूसरी तरफ प्रेशराइज करते हैं। ठीक। तो ईरान ने भी यही, मुझे लगता है कि यही शुरू कर दिया। ये नहीं है कि वो बैक ऑफ करेंगे, लेकिन वो कैरेट एंड स्टिक वो भी कर रहे हैं कि एक तरफ हमने कल गुडविल जेस्चर दिया आपको कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोली है, क्योंकि हमें रेसिप्रोकेशन में नहीं वो मिला, तो हम एक काउंटर, एक किस्म का सख्ती दोबारा से आप कर रहे हैं। तो आई थिंक वो जैसे मैंने अर्ज किया, गेम ऑफ नर्व्स है फाद साहब। ठीक। अच्छा चिश्ती साहब, जो रॉयटर्स ने क्लेम किया कि इसराइली हमले का खदशा मौजूद था और ईरानी वफ्द की जो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हिसार है उस तक वापसी पाकिस्तान ने मुमकिन बनाई, और हिफाजती हिसार में ईरानी वफ्द को वतन पहुंचाया, क्योंकि ईरानियों ने खदशा ज़ाहिर किया था कि इसराइल उन्हें निशाना बना सकता है। दूसरा, 2 दर्जन के करीब जो रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है वो जंगी तैयारे उसमें शामिल थे, जिसमें अपना J-10C भी शामिल था। और सबसे बढ़कर इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको याद होगा कि अली लारीजानी साहब की शहादत के बाद ये 2 शख्सियात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इराक़ची साहब और कालीबाफ साहब, जो पाकिस्तान ने कहा था कि भाई इनको टारगेट ना कीजिए, और अमेरिका को कन्विंस करके। तो ये आपका सारा डोमेन है सर, ये बताइए कैसे होता है सारा। पहली बात तो ये फासा मैं क्लियर करता चलूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड मिशन उड़ा है पाक फ़िज़ाइया में जी सर। ने, सर। और वो अनप्रेसिडेंट इसलिए है कि ना हमारे वॉर रोल में होता है, ना पीस रोल में होता है। एक प्रोटोकॉल जो हमने देखा, जो नॉर्मल आपने देखा, हेड ऑफ स्टेट आते हैं विद इन द कंट्री एयर स्पेस में, हम उनको एस्कॉर्ट करके अपने एयर बेस पर लेकर आते हैं, ये तो एक नोन होता है। जी ठीक। लेकिन ये देखिए बहुत बड़ा पाकिस्तान का ओवरऑल, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का खासतौर पर फील्ड मार्शल और एयर चीफ के मिलकर एक मशवरा हुआ, जिसके अंदर ये जब उन्होंने अप्रीहेंशन का इजहार किया कि हमें शायद, क्योंकि मुज़ाकरात फॉर द टाइम बीइंग नाकाम हुए थे या स्टॉल हो गए थे यूं समझ लें, तो चांसेस ये थे कि इजराइल ऐसी अटेम्प्ट कर सकता है कि जिसके अंदर इस लीडरशिप को खुदा न खास्ता एलिमिनेट किया जाए, खासतौर पर रास्ते में या लैंडिंग के वक्त। तो आई थिंक पाक फ़िज़ाइया ने पूरे अरेंजमेंट किए थे। मैं आपको नंबर तो शायद वेरीफाई ना कर सकूं, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी थी। हमारे फाइटर जहाज़ों का बहुत बड़ा फ्लीट था। उसके अंदर हमारे ऐसे जहाज़ भी थे जो एरिया को किसी एनिमी जहाज़ की प्रेजेंस से या किसी थ्रेट से सैनिटाइज भी कर रहे थे, और वो मेक श्योर कर रहे थे कि किसी तरह की कोई थ्रेट इस जहाज़ की तरफ ना आए। फिर ये पहली दफ़ा हुआ कि हमने उनकी एयर स्पेस के अंदर जाकर मेक श्योर किया कि वो खैरियत से लैंड कर पाएँ। तो ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, और मैं लिंक किससे करना चाहूँगा? मैं लिंक करना चाहूँगा इंडियन मूव से। इंडिया के पास एक बहरी जहाज ईरान का आया था, आप याद करेंगे जंग से जी पहले, एक एग्जैक्टली। गुडविल विजिट पर फ्रेंडशिप पर आया था, जिसको इंडिया ने सेल ऑफ करवा दिया था ड्यूरिंग द वॉर। और वो श्रीलंकन बॉर्डर के पास जाकर एक अमेरिकी जो सबमरीन थी उसके टॉर्पीडो ने उसको निशाना बनाया, उसको डबो दिया, और फिर इंडियन हेल्प करने नहीं गए जब वो मेजबान थे उस जहाज के। श्रीलंका ने उनके कुछ लोग बचाए थे, और एग्जैक्टली। आपको याद होगा। तो ये हम नहीं चाहते थे कि अगर हमारे दोस्तों का, ईरानियन दोस्तों का अगर ये खतरा है और कल खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाए हमारी सरजमीन पर या रास्ते में, तो हम एक एलिमेंट ऑफ गुडविल भी लूज करेंगे, एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट भी लूज करेंगे, और एक दोस्त की तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे थे। तो आई थिंक ये अनयूजुअल डिसीजन था, बहुत बोल्ड डिसीजन। स्पेशली आप विजुलाइज करें कि हमारे फाइटर्स अगर उनकी एयर स्पेस में उड़ रहे हैं, तो जो कोई खतरा अगर पोज हो सकता था, तो जाहिर है इन्होंने फिर अगर उनको खुदा ना खास्ता ऐसा मसला हुआ, तो ये ऑब्वियसली मेक श्योर करेंगे कि वो खैरियत से लैंड करें। ठीक। तो ये बहुत बड़ी सिर्फ जेस्चर नहीं था, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अच्छा